नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। टेलीप्रॉम्प्टर फेल क्यों हुआ और उसका फेल होना ज़रूरी क्यों था? उसके फेल होने से बीजेपी के कुछ लोगों को क्या फ़ायदा है? उसके फेल होने से इस देश को क्या फ़ायदा है? उसके फेल होने से क्या क्या पास हो गया? और इस देश में टेलीप्रॉम्प्टर जब फेल होता है तो उसका मतलब क्या होता है और क्या होना चाहिए? क्या टेलीप्रॉम्प्टर फेल होना उसको पढ़ कर बोलने वाले आदमी की असफलता है या इसके पीछे कोई और कहानी है? टेलीप्रॉम्प्टर फेल नहीं होता तो क्या होता? इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा कितनी बदलने वाली है। आप कहेंगे टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हर आदमी कुछ ना कुछ लेके आ गया, आप भी लेके आ गए। लेकिन मैं इसको टेलीप्रॉम्प्टर फेल होने के इंसिडेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। इसका एक पॉलिटिकल मतलब है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे एक अलग और बड़ा असर डालने वाला है। आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर जब फेल होता है तो कितनी जगहों पर लोग राहत की सांस लेते हैं। ये भी बात करेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल क्यों नहीं होना चाहिए था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी स्क्रीन पर, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण दे रहे थे अपना। उस भाषण को देते देते अचानक वो अटक गए। कभी दाएं देख रहे थे, कभी बाएं देख रहे थे, चेहरे पे हवाइयाँ थीं। अजीब सी स्थिति थी, गुस्सा आ रहा था लेकिन उसको दबा ले रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि उनके तार कट गए थे। जो प्रॉम्प्टर होता है वो एक तरह का कांच ट्रांसपेरेंट जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, उस टेलीप्रॉम्प्टर में वो कैमरे के आगे नहीं लगा होता है। वो ज़मीन पे एक स्क्रीन रखी होती है जिसके ऊपर अक्षर चल रहे होते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ स्क्रॉल कर रहा होता है। और स्क्रीन का अक्स, स्क्रीन का रिफ्लेक्शन उसी स्क्रीन के ऊपर एक डंडे के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके ऊपर दिखता है। और मोदी जी जब उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पढ़ते हैं तो जो सामने वाले को तो एक पारदर्शी कांच दिख रहा होता है, लेकिन मोदी जी को उस ग्लास के ऊपर अक्षर दिख रहे होते हैं। वो अक्षर उस ग्लास पे चमक रहे होते हैं, वहाँ से मोदी जी उसको देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल क्यों नहीं होना चाहिए था और ये किस तरह से एक बड़े स्तर पे भूल है। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आदमी जिसको दिन में 10 भाषण देने हैं, जो भाषण की उल्टियां करता हो, मतलब जिसको भाषण देने के अलावा जो कोई काम ही ना करता हो, जो जहाँ जाए भाषण दे, हर आदमी को उस आदमी का बोलता हुआ मुँह चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो योगी का मुँह चले ना चले, मोदी का मुंह बोलता हुआ चाहिए। कोरोना चल रहा है तो मोदी का बोलता हुआ मुंह चाहिए। इकोनॉमिक फोरम हो तो मोदी का बोलता हुआ मुंह चाहिए। बड़ा इंप्रेसिव भी लगता है और मोदी जी को भी लगता है मुंह किसी और का क्यों खुले। जब कोई मुंह खोलता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बन जाता है, स्वतंत्रता छीन लेते हैं। एक लड़की है, उसने वो यूपी में काबा गाना क्या गाया, बड़े बड़े धुरंधर उसका मुंह बंद कराने के लिए टूट पड़े। तो मुंह एक ही आदमी का चलना चाहिए, ये एक व्यवस्था, या उसके चमचों का उसके यशगान में चलना चाहिए, ये देश की व्यवस्था है। तो सब जगह वो बोलते भी हैं। तो जब एक आदमी इतना ज़्यादा बोलेगा, इतना ज़्यादा मुंह खोलेगा, तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। मुझसे अगर आप कहेंगे दिन में 20 वीडियो बनाओ तो मैं कहाँ से बोलूँगा? मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो जो चाहिए होता है उसमें 2 तरह के लोग धरती पर पाए जाते हैं। एक श्रमशील लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कुछ भी बोलना है उसके कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं, 10 पॉइंट्स। उनको एक छोटी सी पर्ची पे लिख के अपने पास रख लेते हैं और मन से वाक्य बना के बोलते हैं। आपने बहुत सारे नेताओं को बोला होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में बात चली जाएगी। और कुछ होते हैं जो महाआलसी होते हैं, जिनको शब्दशः अक्षरशः लिखा हुआ भाषण स्क्रीन पे चाहिए। वो उसका वाचन करते जाते हैं। पीछे एक आदमी इनके बोलने की रफ्तार के हिसाब से ही धीरे धीरे उन अक्षरों को आगे बढ़ाता जाता है, उस इबारत को आगे बढ़ाता जाता है। मोदी जी कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ज्ञान दे रहे थे, भारत ऐसा भारत वैसा, भारत के पास क्या है, वो एक ऐसी बात थी जिसको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी आदमी कम से कम अपने देश के बारे में, अगर देश की इज्जत रखता है अपने मन में, तो बोल सकता है।
लेकिन मोदी जी को शब्दशः लिखा हुआ चाहिए था और जहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ मोदी जी अटक गए। टेलीप्रॉम्प्टर फेल होना कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से न्यूज़ चैनल्स में टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना हो भले ही, लेकिन ऊपर नीचे भाग जाता है वो। एंकर 10वीं खबर पे चल रहा है, हो सकता है उसके सामने 6ठी खबर आ जाए, हो सकता है 5वीं खबर आ जाए, और कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर फेल भी हो जाता है। तो एंकर ऐसा नहीं करता कि आप वहाँ पे जब टीवी देख रहे हों तो आपको पता लग जाए कि इसका टीपी फेल हो गया। वो जानता है कि मुझे क्या बोल के इसको टाल देना है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं 2 खबरों की स्क्रिप्ट उसके कान में लोग पीछे से बोल देते हैं, अब ये वाली स्क्रिप्ट बोल दो, फला जगह ये हो गया, इसके बाद ये बोल दो, और उसके बाद ब्रेक का टाइम आ जाता है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक में टीपी ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पुराने ज़माने से दूरदर्शन पे भी जब खबरें पढ़ी जाती थीं तो वो खबर पढ़ते जाते थे और एक पन्ना एक तरफ में रखते जाते थे। जिन लोगों ने दूरदर्शन समाचार देखे हैं, नई पीढ़ी ने तो देखे नहीं, तो वो एक तरफ पन्ना रखते जाते थे, उस पन्ने पे खबरें लिखी होती थी और जहाँ तक प्रॉम्प्टर पहुँच गया है वहाँ तक वो पन्ना आगे बढ़ जाता था। तो उनके पास एक प्लान बी होता था। अक्सर ये पन्ने गुलाबी या पीले रंग के होते थे ताकि आँख पे सफ़ेद रिफ्लेक्शन ना आए। तो पन्ने होते हैं, तो अगर मोदी जी का प्रॉम्प्टर अटक गया तो उनको कान में प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए था। ये प्लान बी वहाँ पर नहीं था। ये फेल्यूर है, ये असफलता है प्रधानमंत्री कार्यालय की। और अगर उनका कान में भी प्रॉम्प्ट फेल हो गया था, वो कान का प्रॉम्प्ट नहीं ले पा रहे थे, तो वैसे तो गलती उनकी थी। वो कान का प्रॉम्प्ट उन्होंने निकाल रखा था ताकि उनको कोई कुछ बता ना सके। जो उन्होंने, आपने देखा होगा हकबाकाहट में उन्होंने वो कान के अंदर अपने एक ईयरपीस लगाया जो उनको लगा के रखना ही चाहिए था। तीसरी चीज़, वो पूरा भाषण उनके पास कागज़ पे होना चाहिए था, जो नहीं था। और चौथी चीज़, शोभा नहीं देता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता को कि वो शब्दशः भाषण पढ़े। उनको अपने पास में पॉइंटर्स रखने चाहिए थे, कुछ 4-5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स रख लेते। मैं भी पॉइंटर्स रख के ही बैठता हूँ और उन पॉइंटर्स के ज़रिए वो अपना देख देख के और उसमें समझते जाते कि मैंने ये वाली बात कह दी, ये वाली बात कह दी, ये बात रह गई है। उनको अपना भाषण डिलीवर करना चाहिए था। तो ये वो है जो टेलीप्रॉम्प्टर कांड में नहीं होना चाहिए था। मैं उनको मजाक उड़ाऊँ, वो जैसे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, सोनिया गांधी का उड़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप दर्शक हैं, मैं आपके दिमागों के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके सामने एक यथार्थ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये गलती उनके स्तर पे रही। अब बड़ा सवाल कि मोदी जी का प्रॉम्प्टर फेल हुआ तो इसमें अच्छा क्या हुआ, ये किसके लिए अच्छा हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और इस वक्त आप एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें बीजेपी ऐसी स्थिति में है जिसमें इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। जो लोग भी विपक्ष में बैठे हुए हैं वो ये देख रहे हैं कि जब मोदी ताकत में आ रहे हैं, योगी को एक तरह से ढक्कन कर दिया गया, उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगाया, उनको एक तरफ रख दिया, टिकट बंटवारे में उनको कोई नहीं पूछ रहा है, एक तरफ पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनके अपने ठाकुरवाद का जो 7% आबादी है यूपी के, उनके नाम पे जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ ठाकुरों के बारे में सोचते हैं, उन आरोपों के बीच में जिन ब्राह्मणों का वो सबसे ज़्यादा विरोध किया करते थे, ऐसा आरोप था, उनको एक के बाद एक स्थापित किया गया और योगी से पूछा तक नहीं गया। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जो सीधे आंखों में आंखें डालकर योगी का विरोध करते थे कि आपने परशुराम जयंती की छुट्टियां उत्तर प्रदेश में बंद कैसे कर दी, उन जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में लाया गया। योगी ने पार्टी ज्वाइन नहीं कराई। योगी को तो उसी समय से ढक्कन किया जा रहा था। योगी जी को, महाराज जी को, जो भी कहें आप, उनको उनके जन्मदिन पर बधाई तक नहीं दी थी देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बीच में आप याद कीजिए 2012 में बगावत जी ने कह दिया हिंदू वाहिनी को मर्ज नहीं करूंगा, मैं हिंदू वाहिनी से चुनाव लड़ लूँगा, वरना मेरे लोगों को आपको इतने टिकट देने पड़ेंगे पूर्वांचल में। आज योगी जी अपनी सीट भी अपनी मर्जी से तय नहीं कर रहे हैं, उनको लखनऊ भेज दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आप अरविंद शर्मा को ले आते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात होती है, फिर वो साइड चले जाते हैं। अनूप चंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश के उठा के चुनाव आयुक्त तो बना दिया जाता है। योगी जी खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ये बता रही हैं, और ख़ास तौर पे ये जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो भगदड़ मची बीजेपी में, बड़े बड़े लोग बीजेपी छोड़ के चले गए, जिन विधायकों के
विधानसभा में धरने पर बैठने पर भी योगी जी ने उनकी रत्ती भर परवाह नहीं की थी। वो सारे के सारे विधायक आज बगावत के मोड में हैं और योगी जी सकपकाए हुए हैं, डरे हुए हैं। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की जब तक रैलियां हो रही थी, जो लीड थी, कमान थी, आगे बढ़कर जो बोलने की बात थी, वो भी मामला मोदी जी ने अपने हाथ में लिया हुआ था। मोदी जी खुद आगे बढ़कर भाषण दे रहे थे, मोदी जी का ही मुंह इस्तेमाल किया जा रहा था भाषण देने के लिए। योगी जी एक तरफ कोने में बैठे हुए थे और इस सकपकाई अवस्था में अगर कल के दिन कोई कह देता है कि योगी जी नहीं ABCD कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो योगी जी ज़्यादा बगावत करने की हालत में नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही उनका हाल खराब हो गया है। लेकिन ये जब कोई एक अच्छा विश्लेषक राजनीति की व्याख्या करता है तो ये अच्छा शगुन नहीं है, ये अच्छे हालात नहीं हैं। अगर PM मोदी इस एरोगेंस के साथ में, जिसमें एक हार्डकोर हिंदूवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ठिकाने लगा के अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो जो 2024 में आप मोदी देखेंगे, उस मोदी की तुलना अभी से आप इदी अमीन जैसे लोगों से कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा आत्ममुक्तता में जीते हैं और इस स्तर की आत्ममुक्तता उनके अंदर आने वाली है कि फिर वो किसी को कुछ नहीं समझेंगे। और जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो उनकी विचारधारा के हैं, वो उनके धर्म के ध्वजवाहक हैं, वो लोग भूल जाएं, उनके लिए ये सब चीज़ें भी कंसीडरेशन में नहीं रहेंगी। जैसे कि RSS मोदी के कंसीडरेशन में ज़्यादा नहीं रहता है। कोई बता सकता है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने सरसंघ चालक से कितनी मुलाकात हुई हैं, मोहन भागवत से कितनी बार मिले, कितनी बार उन्होंने बात भी की, एक टेलीफोन कन्वर्सेशन कोई बता सकता है उनके बीच में हुआ? ये एरोगेंस है। जब कोई एक नेता बहुत कामयाब हो जाता है तो उसकी ये एरोगेंस है। यूपी में अगर योगी वे लगाम थे तो उनकी एरोगेंस हमने देखी। किसी को भी उठवा लो, किसी के खिलाफ भी वारंट जारी कर दो, किसी को भी गिरफ्तार कर लो, इसकी छुट्टी बंद करो, उसकी छुट्टी बंद करो, ये करो, इसका नाम बदल दो, इसके पिता का नाम बदल दो, इसके शहर का नाम बदल दो। और आज जब वो सकपका रहे हैं तो दुर्भाग्य से एक दूसरा आदमी एरोगेंस बढ़ा रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, वो अपने तरीके से काम करता है, वो किसी को नहीं सुनता। उसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। वो विदेश यात्राओं में पत्रकारों को अपने साथ ले जाने में डरता है कि कहीं वो कुछ सवाल पूछ लें या कुछ देख लेंगे तो किरकिरी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो बैलेंस खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी को एक तरफ कर दिया गया। इवन बूथ लेवल का बैलेंस, आप सोचिए, बूथ लेवल का मैनेजमेंट अमित शाह और राजनाथ सिंह देख रहे हैं, और योगी को अगर उस सीट पे भेज दिया गया है तो ये सोच के भेजा जाना चाहिए ना कि भाई मुख्यमंत्री है, उनको सब जगह प्रचार करना है, इसलिए उनको एक कमज़ोर सीट पे डाल देते हैं ताकि वो सब जगह जाके प्रचार कर सकें, उनको खाली रखा जा सके, एक श्योर शॉट सीट पे भेजा जाए उनको। वो सीट तो उपचुनाव में उनके लिए सरदर्द बन चुकी है। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम आपको बता रहा है कि किस तरह से ये जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला मामला है, इसने इस पूरी लड़ाई को बैलेंस किया। योगी अगर एक तरफ ढक्कन कर दिए गए थे, एक तरफ बिठा दिए गए थे, एक तरफ उनको पटक दिया गया था, सकपकाए हुए थे, पार्टी में भूचाल आया हुआ था, उनको समझ नहीं आ रहा था कौन छोड़ के कहाँ जा रहा है, उनसे कुछ नहीं संभल रहा था, वो कुछ करने की हालत में ही नहीं थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ एक तरफ बैठे हुए थे। उस हालत में जो एरोगेंस PM मोदी की ज़बरदस्त थी, गॉड लेवल, मतलब जो कहेंगे मोदी जी वो अंतिम शब्द है। और मोदी जी जैसा कोई विद्वान नहीं है, मोदी जी जैसा कोई ये नहीं है, वो नहीं है, उस सारी की सारी छवि को, कि मोदी जी कितने प्रखर विद्वान हैं, उस छवि को वो बनारस में जाते थे तो याद करके मंत्र सुना देते थे, याद है आपको? उस छवि को इस एक टेलीप्रॉम्प्टर कांड ने काफ़ी हद तक काट दिया। और इसका नतीजा ये हुआ है कि योगी और मोदी यूपी में बैलेंस हो गए, जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में बीजेपी के लिए, हित के लिए अच्छा है। क्योंकि बीजेपी पार्टी इसके बाद ऐसे बड़े चेहरों और ताकतों के पास जाने वाली थी जो पार्टी को अपने हिसाब से चलाते, पार्टी के सिद्धांत से नहीं चलाते। और अभी भी पार्टी काफ़ी हद तक लोगों के हिसाब से चल रही, सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चल रही है। सारे समझदार लोग इस बात को जानते हैं। तो इसलिए ये जो टेलीप्रॉम्प्टर कांड है, इसका एक विश्लेषण है, इसका एक एनालिसिस, इसका एक राजनीतिक मतलब है जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। और ये भी बताना ज़रूरी था कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल होना
कोई एक बड़ी घटना नहीं है, एक ऐसी घटना नहीं है कि वो आदमी जोकर बन गया। हाँ बना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप भाषण दे रहे हो और वहाँ पे आप के हाथ पांव फूल जाएं, जो भी हो, लेकिन इस घटना के बहुत सारे पहलू थे जिनको समझना ज़रूरी था। मैंने आपके साथ उस विश्लेषण को साझा किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कुछ ज़रूरी विश्लेषण मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि विश्लेषण हो, अच्छे विश्लेषण हो, परिस्थितियाँ हों, वहाँ की रोज़गार की स्थिति क्या हो, महंगाई की स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, कृषि की हालत क्या है, इस पे बात करूँ जो मूल आर्थिक मुद्दे हैं, ना कि चटर पटर मुद्दों पे बात करूँ। मैं चिल्लाऊँगा नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, मैं अनावश्यक निंदा नहीं करूँगा। मैं आपके पास में अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो किया है तो कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों को जोड़ने का मन है तो जोड़ लीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।